नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से केंद्र सरकार द्वारा कृषि से संबंधित 3 कानून लाए गए हैं, तब से एमएसपी चर्चा में बनी हुई है। तो हम लोग समझते हैं कि एमएसपी क्या होती है। तो अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य हम कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि एमएसपी के बारे में डिटेल से। तो एमएसपी को सबसे पहले लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 ईस्वी में इसे लागू किया गया। तो एमएसपी सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के लिए प्रस्तुत की गई एक न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर किसान चाहें तो अपने माल को सरकारी संस्थाओं में बेच सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर किसानों की फसल अच्छी हो गई, मतलब उत्पादन अधिक हो गया, तो बाज़ार में सप्लाई अधिक होने पर उसकी डिमांड अगर अधिक है तब तो मार्केट प्राइस ठीक रहेगी। लेकिन अगर सप्लाई अधिक हो गई और डिमांड उसकी कम है तो उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। और एमएसपी जो होती है हमें इस रिस्क से बचाती है कि मतलब बाज़ार में कीमत के उतार चढ़ाव में चाहे जो भी फ़र्क हो, लेकिन जो सरकार द्वारा एमएसपी तय की जाती है हम उस पर अपने सामान को बेच सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एमएसपी जो होती है वो हमें मार्केट रिस्क से बचाती है। वर्तमान भारत में विभिन्न फसलों पर इस समय एमएसपी तय की जाती है और इस समय 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है। और एक जो गन्ना है उसकी अगर हम बात करें तो उस पर एफआरपी दी जाती है। उस पर एफआरपी मतलब फेयर रेम्यूनरेटरी प्राइस दी जाती है और सरकार द्वारा इसकी घोषणा बुआई से पहले की जाती है, मतलब जिससे किसान जो है वो बीज को बोने से संबंधित उचित निर्णय ले सकें। तो 22 फसलों पर एमएसपी दी जाती है और एक फसल जो गन्ना है उस पर एफआरपी दी जाती है, मतलब फेयर रेम्यूनरेटरी प्राइस। एफआरपी को पहले हम लोग एसएपी कहते हैं, मतलब एसएमपी मतलब स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस। और एफआरपी जो होती है उसको निर्धारित करने के लिए राज्य निर्धारित करते हैं और इसको हम लोग एसएपी मतलब स्टेट एडवाइज्ड प्राइस कहते हैं। तो फिर एमएसपी और एफआरपी जो होती है उसके हम निर्धारित कैसे किया जाता है, इसके संबंध में बात करें तो जो एमएसपी और एफआरपी को निर्धारित करने के लिए एक सीएसीपी कमेटी होती है, उसके सुझाव पे इसको निर्धारित करती है सीसीए। तो हम सीएसीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो 1965 में बनी थी। और एमएसपी के संबंधित अंतिम निर्णय जो करती है उसे सीसीईए कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एमएसपी के निर्धारण के संदर्भ में सरकार A2+FL मानक का प्रयोग करती है। अब हम लोग A2+FL मानक को समझने से पहले जानते हैं 2 प्रकार की लागत के बारे में। एक है इम्प्लिसिट लागत और दूसरी है एक्सप्लिसिट लागत, जिसे हम लोग निहित और अस्पष्ट लागत कहते हैं। तो पहले हम लोग अस्पष्ट लागत के बारे में समझते हैं। तो यदि कोई भी किसान किसी भी व्यक्ति को यदि कोई वस्तु के रूप में या फिर नगद भुगतान करता है तो सब अस्पष्ट लागत मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अंतर्गत आता है। और निहित लागत के अंतर्गत पारिवारिक श्रम आता है, स्वयं की भूमि आती है, स्वयं की पूंजी आती है। तो हम लोग A2+FL को समझने से पहले A1 के बारे में समझ लेते हैं कि मतलब A1 क्या होता है। इकोनॉमिक्स में A1 का क्या मतलब होता है। तो जैसे यदि गांव में लोग ज़मीन पट्टे पर लेते हैं, मतलब उसको जैसे गांव में कूद कहते हैं, तो कूद पे जो ज़मीन लोग लेते हैं उस पे जो पैसा सब देते हैं, उस पैसे को छोड़कर उसमें जितनी प्रकार की स्पष्ट लागतें आती हैं उन सबको हम A1 के अंतर्गत रखते हैं। अब हम लोग समझते हैं A2 क्या होता है। तो अगर हम A1 में उस भूमि के किराए को भी जोड़ दें तो A2 बन जाता है, मतलब उसमें जो स्पष्ट लागत है नगद या फिर किसी वस्तु के रूप में भुगतान की गई है और उसमें भूमि का किराया भी जोड़ दिया जाए तो A2 के अंतर्गत आता है। और FL क्या होता है, FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, पारिवारिक श्रम।
तो सरकार A2+FL के आधार पे इस समय एमएसपी का निर्धारण करती है। तो सरकार फिर एमएसपी को निर्धारित करने के लिए A2+FL मानक का इसमें प्रयोग कर रही है। लेकिन एक राष्ट्रीय किसान आयोग है जिसे हम लोग स्वामीनाथन आयोग के नाम से जानते हैं। उनका ये कहना है कि एमएसपी के निर्धारण के लिए C2 मानक का प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग समझते हैं कि C2 क्या होती है। C2 के अंतर्गत सभी प्रकार की स्पष्ट लागतें और निहित लागतें सम्मिलित हैं। तो जैसा आप लोग पहले वीडियो में सुन चुके हैं कि स्पष्ट लागतें और निहित लागतों के बारे में। स्पष्ट लागतों में किसी भी व्यक्ति को नगद या फिर किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है, और निहित लागतों में अपनी स्वयं की पूंजी होती है, पारिवारिक श्रम होता है और स्वयं की भूमि भी सम्मिलित होती है। और जो स्वयं की पूंजी है उसको अगर हम बैंक में रखते हैं तो उसका ब्याज भी मिलता है, लेकिन हम लोग निकाल के उसको खेती में लगा देते हैं। तो उसको लगाने पे जो स्वामीनाथन आयोग है, मतलब राष्ट्रीय किसान आयोग है, वो ये कहता है कि C2 मानक के आधार पे एमएसपी 50% अधिक होनी चाहिए। इस आधार पे मतलब जो एमएसपी है C2 से 50% अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार एमएसपी के संबंध में एक रमेश चंद्रा समिति का भी गठन हुआ, और रमेश चंद्रा समिति अपने सुझाव में ये कहती है कि मतलब किसानों को जो एमएसपी सब्सिडी के माध्यम से एमएसपी के